जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। आज का वीडियो बहुत शानदार है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न है, 2 प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बस आपको देखने का प्रयास करना है। समझ गए? चलिए, तो जो भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग का एग्ज़ाम तो थर्ड ईयर का ही होना है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हैं, ठीक है। तो और कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे एक साथ सबका एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार हो गया, ठीक है। बिहार के बाद आपके हो गए यूपी हो गए, ओके। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है राजस्थान हो गए, सॉरी राजस्थान में अलग अलग होता है, झारखंड हो गए। कुछ ऐसे ऐसे राज्य जहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबका एक साथ होता है, बट कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, ठीक है, एंड थर्ड ईयर का भी अलग, ओके। तो बस आपको समझना है, पढ़ना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करा चुके हैं, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले देखिए, प्री मैच्योर बेबी अथवा अपरिपक्व शिशु अथवा परिपक्वता पूर्व शिशु क्या है। देखिए, प्री मैच्योर मतलब होता है मैच्योर, मैच्योर मतलब होता है परिपक्वता, और प्री मतलब होता है पहले, यानी परिपक्व होने से पहले ही, मैच्योरिटी आने से पहले ही शिशु जन्म ले लेता है, उसी को हम लोग प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, ठीक है। जैसे सीधा समझिए कि बच्चा 9 महीने के आसपास जन्म लेना चाहिए, लेकिन 9 महीने से पहले ही, 7 महीने में ही, 8 महीने में ही बच्चा जन्म ले लेता है, तो इस कंडीशन को, इस समय को हम लोग जो है प्री मैच्योर कहते हैं। अब जैसे ही हम जानते हैं कि कंप्लीट रूप से बच्चा में जो मैच्योर होने का जो समय है 9 महीने है, तभी तो 9 महीने पर बच्चा जन्म लेता है, जब पूरा रूप से बच्चा तैयार हो जाता है। लेकिन आप समझिए कि समय है 9 महीने कुछ दिन, 9 महीने जन्म लेने का, लेकिन अगर यही 2 महीना पहले, 1 महीना पहले जन्म ले ले बच्चा, तो क्या उसके अंदर क्या कुछ बदलाव दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। जो हाथ पैर, जो उसके बॉडी का त्वचा है, जो उसका मेंटल है, ये सब जो चीज़ें हैं, वह बच्चा में जो प्री मैच्योर समय से पहले हो जाएगा, उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जैसे प्री मैच्योर बेबी अथवा अपरिपक्व शिशु अथवा परिपक्वता पूर्व शिशु क्या है, तो आपको इसको देखेंगे, इसके कारण, इसके लक्षण, इसके जटिलता भी देखेंगे। अपरिपक्व शिशु के जन्म के तुरंत बाद क्या देखभाल करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि प्री मैच्योर इन्फेंट यानी अपरिपक्व शिशु, प्री मैच्योर बेबी किसे कहते हैं। देखिए, किसी महिला प्रेगनेंसी है, ठीक है, महिला प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही, देखिए नॉर्मल बच्चा माना जाता है कि बच्चा अगर 37 से लेकर 40 सप्ताह तक अगर जन्म लेता है, तो इस दौरान उसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन 40 सप्ताह से जितना कम होते जाता है, जितना कम होते जाता है, वह प्री मैच्योर के अंदर आता है, और 37 सप्ताह से अगर पहले हो जाए तो बिल्कुल ही प्री मैच्योर माना जाता है। समझ गए? अब बच्चा है, महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, वह 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व ही जन्म लेने वाले शिशु अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, वह गर्भावस्था में है, लेकिन वह गर्भावस्था 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही उसके बच्चे जन्म ले लेते हैं, शिशु जन्म ले लेते हैं, तो ऐसे शिशु को हम लोग अपरिपक्व शिशु कहते हैं, ठीक है। अपरिपक्व शिशु में कई प्रकार के शारीरिक कुसंरचनाएं पाई जा सकती है। अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसे प्री मैच्योर कहते हैं। अब जो प्री मैच्योर के बच्चे होते हैं, उसमें कई तरह के आपको जो है माल स्ट्रक्चर यानी कुछ संरचनाएं देखने को मिल सकता है। कोई हाथ पैर, कोई हाथ छोटा, ठीक है, आँख डेढ़ हो सकता है, मतलब उसमें अलग अलग कुछ संरचनाएं हो सकता है, जो समय से पहले जन्म लेने के कारण उसमें पाया जा सकता है, ठीक है। जैसे होठ सटा हुआ, ठीक है, होठ जो है कटा हुआ हो सकता है, तालू कटा हुआ हो सकता है, एक पैर से लंगड़ा हो सकता है, तो इस टाइप से अलग अलग कुछ संरचनाएं बॉडी में उसको देखे जा सकते हैं समय से पहले अगर जन्म ले लेगा तो, ठीक है। और मानसिक रूप से समस्या भी देखी जा सकती है।
अब बच्चा जो प्री मैच्योर है, समय से पहले जन्म ले लिया है किसी न किसी कारण से, आगे चल के उसको हो सकता है मानसिक रूप से भी कोई समस्या देखा जा सकता है, जैसे मंदबुद्धि का होना, ठीक है, म्यूटिज्म होना, ये सब मेंटल रिटार्डेशन, ये सब मानसिक जो बच्चे में होता है, मंदबुद्धि का हो जाना, माइंड डेवलप न होना, तो ये सब कहीं न कहीं प्री मैच्योर के अंदर बच्चे को हो सकता है आगे प्री मैच्योर के परिणाम स्वरूप। तो यही प्री मैच्योर होता है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मेनली इसका डिफिनीशन यही है प्री मैच्योर का, कि गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह से पूर्व ही शिशु जन्म ले लेना अपरिपक्व शिशु कहलाता है, ठीक है। कारण इसका क्या होता है, तो प्री मैच्योर समय से पहले जन्म लेने का अनेकों कारण हो सकता है, ठीक है। कुछ कारण है जो आपको पता नहीं रहेगा, जिसे अज्ञात कारण कहेंगे, अननोन रीजन कहेंगे, ठीक है, जिसके कोई पता नहीं रहेगा कि किस कारण से बच्चा समय से पहले हो गया है। तो ये पहला अननोन रीजन है, अननोन कारण यानी अज्ञात कारण है। दूसरा है गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारक। अब जो गर्भ में पल रहा शिशु है उससे संबंधित कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ कारण माँ से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि माँ और शिशु दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं गर्भ के दौरान, ठीक है। तो कुछ कारण शिशु से, खुद को शिशु से रिलेटेड होगा, गर्भस्थ शिशु से संबंधित कारक, ठीक है। पहला गुणसूत्रीय असमानता, दूसरा शारीरिक असमानता, ठीक है। अब अगर बच्चा से रिलेटेड कोई कारण होगा तो बच्चा से रिलेटेड ये होगा कि बच्चा का जो क्रोमोसोनल एबनॉर्मेलिटी है, जो गुणसूत्रीय असमानता है, उसके कारण समय से पहले बच्चा जन्म ले सकता है। दूसरा है कोई शारीरिक असमानता। शारीरिक असमानता कहने का अर्थ है कि जो नॉर्मल बॉडी होना चाहिए, शारीरिक निर्माण होना चाहिए, वह कुछ हट के उसको जो है गर्भ में शारीरिक जो है असमानता देखने को मिलेगा, जिसके कारण वह जो है समय से पहले जन्म ले लेगा। तो यह शारीरिक असमानता, गुणसूत्रीय असमानता, दोनों कारण इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलिए। तीसरा है माता से संबंधित कारक। माता से संबंधित कारक कहने का मतलब है कि वो तो बच्चा से रिलेटेड था, जहाँ पे गुणसूत्र का समस्या हो सकता है, जहाँ पे शारीरिक समस्या हो सकता है बच्चा से रिलेटेड, तो वो शिशु से रिलेटेड था। अब कुछ कारण ऐसे हैं जो डायरेक्ट माता से रिलेटेड है, क्योंकि माता पर कोई चीज़ का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, माता जिस प्रकार से खाना लेती है उसी प्रकार से उसको बच्चे को भी मिलता है पोषण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माता से भी संबंधित कारक जो है बच्चे को प्री मैच्योर होने का खतरा उत्पन्न करता है। कौन कौन से कारक है, तो माता से रिलेटेड कारण में कुपोषण होगा। अगर कोई महिला है, प्रेगनेंसी में है और उसके अंदर भारी कुपोषण है, भारी जो है भोजन आहार अच्छे की कमी है, यानी कुपोषण का शिकार है, तो समझिए कि उसका जो बच्चा है वह प्री मैच्योर हो सकता है, समय से पहले हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा को पर्याप्त, जब प्रेगनेंसी में समुचित आहार नहीं मिलेगा, कुपोषण हो जाएगी महिला, तो उसको बच्चा को कहाँ से मिलेगा। उस समय दो बॉडी को पूरा करना पड़ता है, एक खुद को और एक बच्चा को, और वह आहार कुपोषण जनित हो जाएगी तो फिर क्या है, वो बच्चा को भी पूरा नहीं कर पाएगी। तो पहला कुपोषण। दूसरा होता है मधुमेह। अब महिला देखते होइएगा, बहुत सारे महिला में प्रेगनेंसी के दौरान जो है डायबिटीज़ का खतरा रहता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुपोषण भी कारण बनता है प्री मैच्योर का। महिला में जॉन्डिस, प्रेगनेंसी के दौरान जॉन्डिस का भी खतरा रहता है, तो जॉन्डिस भी कारण बनता है महिला में प्री मैच्योर उसके बच्चा होने का। दीर्घकालिक रोग जैसे हृदय व गुर्दा रोग, महिला में कोई ऐसे रोग है जो पहले से है, हृदय का या गुर्दा किडनी रोग, ये सब जो है प्री मैच्योर होने का कारण बनता है। गर्भावस्था के जटिलता, मतलब प्रेगनेंसी में महिलाओं के साथ कोई और समस्या है, कोई और जटिलता है, तो यह भी कारण बनता है। झिल्ली का समय से पूर्व फट जाना। झिल्ली का समय से पूर्व फट जाने का मतलब है कि जैसे यूट्रस है, यूट्रस में बच्चा पल रहा है, ठीक है, बच्चा पल रहा है। अब ये बच्चा बाहर आता है, जब जन्म लेता है तो बाहर आता है तो ये यूट्रस का झिल्ली फटता है, तभी तो बच्चा बाहर निकलता है ना। तो उसी प्रकार से समय से पहले अगर यह झिल्ली फट जाएगा तो बच्चा तो ऑटोमेटिक है यूट्रस से बाहर आएगा और उसको जन्म लेना स्वाभाविक है। तो वही कहता है कि समय से पहले झिल्ली का फट जाना। एकाधिक शिशु जन्म, एक से अधिक है शिशु पेट में, तो यह भी एक कारण बन सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव होना भी कारण बन सकता है।
और कोई औषधियों का गलत उपयोग भी महिला के लिए प्रीमेच्योर होने का खतरा देता है। तो ये सब जटिलता है। देखिए कोई भारी जटिलता नहीं है, बस इसमें महिला से ही रिलेटेड ज़्यादा जटिलता है। महिला जैसे जैसे अपने जीवन को ले चलेगी वैसे ही उसके बच्चे प्रेगनेंसी में भी उसको उसके अंदर गर्भ के अंदर बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। तो कुपोषण, मधुमेह, डायबिटीज, पीलिया, किडनी, हृदय रोग, गर्भावस्था की जटिलता, झिल्ली का समय से पूर्व फटना, एक से अधिक शिशु का जन्म, रक्तस्राव, औषधियों का गलत उपयोग, ये सब जो है बच्चे के अंदर क्या करता है, प्रभाव डालता है महिला से डायरेक्ट। और महिला पर एक कारण जो है शिशु को प्रभाव डालता है और शिशु समय से पहले जन्म ले लेता है, जिसे प्रीमेच्योर कहते हैं। ठीक है, तो एक कारण आप लोग समझ गए। यहाँ पे मैंने इंग्लिश हिंदी शब्द दिया है तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब मानिए कोई बच्चा अगर समय से पहले अगर जन्म ले लेता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, आप कैसे जो है पहचानेंगे कि ये बच्चा जो है प्रीमेच्योर बच्चा है। ठीक है, तो पहचानने के लिए लक्षण आपको पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले लक्षण में होता यह है कि बच्चा का जो बॉडी होता है, शरीर होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है रुए रुए टाइप से, ठीक है ना, कॉटन टाइप से रुएदार शरीर लगेगा उसका। ठीक है, आकार व वजन में कम, जो शिशु होगा वह एक नॉर्मल शिशु के जन्म के तुलना में उसका जो बॉडी है, जो उसका वजन है वह कम लगेगा। जो प्री मैच्योर का बच्चा होता है उसका वजन, उसका शरीर का आकार कम दिखेगा, तो इससे भी पहचान सकते हैं। उसका जो त्वचा होता है बॉडी का बहुत पतला और झुर्रीदार ड्राइनेस रहता है, समझ रहे हैं। उसका नाखून काफ़ी ज़्यादा कोमल रहेगा अन्य शिशु के तुलना में। ठीक है, शरीर की अपेक्षाकृत बड़ा सिर। अभी प्री मैच्योर में होता यह है कि जो शरीर है उस शरीर के तुलना में उसका जो सर है वह थोड़ा बड़ा दिखेगा, समझ गए। कमज़ोर कर्ण अस्थि, मतलब जो कान की अस्थि है बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, उपास्थि। ठीक है, अविकसित लघु भकोष्ठ, ठीक है, उसका जो लघु भकोष्ठ है काफ़ी ज़्यादा अविकसित रहेगा। और उसका जो रिफ्लेक्स होगा, जो बच्चा जन्म के बाद प्रतिवर्त दिखाता है, रिफ्लेक्सेज दिखाता है, यह कमज़ोर रिफ्लेक्सेज होगा उसके अंदर। ठीक है, यानी हाथ पैर मारना, चिल्लाना, ये सब चीज़ें कम होगा। ठीक है, तो ये जो है लक्षण है, रुएदार शरीर, आकार वजन में कमी, बहुत पतली व झुर्रीदार त्वचा, कोमल नाखून, शरीर का अपेक्षाकृत जो है सिर का बड़ा होना, कमज़ोर कर्ण उपास्थि, अविकसित लघु भकोष्ठ, कमज़ोर प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्सेज। तो ये सब लक्षण है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है जटिलता। हमसे जटिलता भी पूछा गया है। मानिए प्री मैच्योर बच्चा अगर होता है तो क्या क्या जटिलता होने की संभावना हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले संक्रमण जल्दी से पकड़ सकता है बच्चे के अंदर अश्वसन हो सकता है, मतलब जो रिस्पायरेशनी है वह अनुपस्थित हो सकता है बच्चा प्रीमेच्योर के साथ जन्म लेगा तो। हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है बच्चे में। हाइपोकैल्सेमिया, मतलब कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है बच्चे में। अति बिलुब्रिनता, मतलब हाइपर बिलुब्रेमेनिया, मतलब बच्चे के अंदर झुंडिस यानी बिलुब्रिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख सकता है। हेलाइन मेम्ब्रेन रोग, और बच्चे में ये सब संक्रमण ये सब जटिलता देखने को मिल सकता है, किसमें, प्री मैच्योर बेबी में। ठीक है, तो प्री मैच्योर बेबी का जो जटिलता कॉम्प्लिकेशन होता है होने में, संक्रमण होता है, अश्वसन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, अति बिलुब्रिनता, हेलाइन मेम्ब्रेन। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि जन्म के तुरंत बाद यानी इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ। देखिए ये इमीडिएट केयर ऑफ बर्थ है ना, तो ये अगर याद आप लोग कर लेते हैं इमीडिएट केयर वाला तो यह दो जगह पर काम आएगा। ठीक है, एक तो इमीडिएट केयर में पूछेगा तो ये चारों ऑप्शन लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर में पूछता है कि जन्म के तुरंत बाद देखभाल बताएं। ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद देखभाल यही जो मैं आगे बताऊंगा यह भी है। एक तो आपका यहाँ से हो ही गया, प्री मैच्योर के लिए देखभाल हो ही गया जन्म के तुरंत बाद। एक क्वेश्चन और आता है लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, LBWB, लो बर्थ वेट बेबी, यानी कम जन्म के यानी कम वजन वाले शिशु, लो बर्थ वेट बेबी होता है। ठीक है, तो इसमें भी लो बर्थ वेट बेबी में भी जो है आपको जो देखभाल होगा सेम यही देखभाल किया जाएगा। ठीक है, तो 3 जगह यह देखभाल आपके काम आएंगे। एक तो जन्म के तुरंत बाद सीधा पूछेगा तो वहाँ भी ये लिखिएगा।
एक आपका एक क्वेश्चन ए वाला हो गया, प्री मैच्योर के लिए भी ये हो गया, और एक लो वजन वाले शिशु के लिए भी यह हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जगह यह आपको काम आएगा। तो चलिए हम लोग तुरंत देखभाल को देखते हैं। सबसे पहले तुरंत देखभाल में हमको वातावरण, जहाँ बच्चा जन्म लेता है वहाँ का वातावरण देखना पड़ता है। ठीक है, कमरे का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। बच्चा जन्म ले तो उसका तापमान जो हो वह 25 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए। शिशु की नाल काटने के बाद मुख व ग्रसनी को कोमलता से साफ करने के तत्काल बाद उसे अत्यंत कोमलता से उठाना चाहिए। वह गर्म कंबल से ढक कर रखना चाहिए अथवा गर्म पालना, जिसे इनक्यूबेटर कहा जाता है, उसमें रखा जाना चाहिए। अब देखिए, आवश्यक वातावरण बनाने के लिए हम कमरे के तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ये तय करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, कम है तापमान या ज़्यादा है, तो शिशु को जैसे ही नाल काटते हैं तो माता से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाता है, फिर बच्चे को खुद से श्वसन लेना पड़ता है। तो नाल काटने के बाद जो ग्रसनी है, जो मुंह है, उसको सॉफ्ट हाथों से साफ करेंगे, क्योंकि जन्म के बाद मुंह में ग्रसनी में बहुत सारे जो है पदार्थ फंसे हो सकते हैं, तो उसको साफ कर देंगे। ठीक है, कोमलता से उसको उठाएंगे, कंबल से ढकेंगे। क्यों ढकेंगे? क्योंकि उसको आवश्यक वातावरण में दिलाना है। कंबल से ढकेंगे, अथवा जो पालना होता है, गर्म पालना, जिसे इनक्यूबेटर कहते हैं, इसमें आवश्यक तापमान बच्चे के लिए उपयोगी होता है, तो इस इनक्यूबेटर में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके वातावरण बनाने के लिए तुरंत देखभाल में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है रिस्पायरेशन, श्वसन। शिशु के जन्म के उपरांत उसकी श्वास क्रिया को आरंभ करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब बच्चा जो जन्म के तुरंत बाद कम शिशु वाला, कम जो है अपरिपक्व शिशु है, तो उसको जन्म के तुरंत देखभाल में श्वसन के काम, श्वसन क्रिया को चालू करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसकी श्वास को आरंभ करने के लिए, सांस को शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसे करना चाहिए। शिशु का सिर जो है शरीर से थोड़ा नीचे बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए, वह जीभ को पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। श्वसन को अच्छे करने के लिए शिशु का जो सिर है वह शरीर से थोड़ा नीचे की तरफ रखें, ताकि जो है नीचे की तरफ आउटपुट हो। ठीक है, और बाईं तरफ मुड़ा होना चाहिए, जिससे जीभ जो है पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। ठीक है, बच्चे का जो जीभ है वह पीछे लुढ़कने से रोकना चाहिए। नर्स को एक कोमल रबर की नली की सहायता से मुंह व ग्रासनली में उपस्थित द्रव का चूसन सक्शन करना चाहिए। अब नर्स को श्वसन को अच्छे से चालू करने के लिए हो सकता है गले में, ग्रसनी में जो है बच्चे का कुछ फंसा हो द्रव वगैरह गर्भ वाला, तो उसको एक कोमल नली से, ठीक है, एक कोमल रबर की नली की सहायता से मुंह व ग्रसनी में जो उपस्थित द्रव है उसका चूसन करना चाहिए, सक्शन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, जिससे श्वसन मार्ग साफ हो। ठीक है, यदि नवजात श्वास लेने में असक्षम हो तो कृत्रिम रूप से श्वास देनी चाहिए। अगर बच्चा बिल्कुल श्वास लेने में असमर्थ हो तो उसको तुरंत जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम रूप से देनी चाहिए। तो यह श्वसन के लिए हम लोग काम करते हैं तुरंत देखभाल के बाद। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेटर। यदि शिशु का शरीर ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लगे या वह स्वयं श्वसन क्रिया करने में सक्षम न हो तो तुरंत जो है 1 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन देनी चाहिए। अब होता यह है, मैं आपको बता दूं, तो मैंने वही बताया कि ऑक्सीजन देने के लिए अगर शिशु ऑक्सीजन की कमी से शिशु का बॉडी नीला पड़ने लगे, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद हो सकता है बच्चे ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हो खुद से, तो उसको बॉडी नीला पड़ सकता है। इस कंडीशन में जो है वह स्वयं को, कब होता है, जब स्वयं को श्वसन लेने में असक्षम हो, मतलब तैयार ना हो, तो इस कंडीशन में हम ऑक्सीजन देंगे और वह 1 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन देनी चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया ऑक्सीजन देने के लिए। चौथा है औषधि देना, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। रक्तस्राव की स्थिति से बचने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो जन्म के तुरंत बाद महिला को विटामिन के इंजेक्शन देना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, अगर माता को मॉर्फिन अथवा कोडिन दिया गया हो जिससे नवजात को श्वास अवरोध हो रहा हो तो शिशु को नैलॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड देना चाहिए। मॉर्फिन पता है आप लोगों को दर्द से राहत बहुत करता है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है
कि माता को अगर मॉर्फिन दिया गया हो या कोडिन दिया गया हो तो हो सकता है शिशु पर उसका प्रभाव पड़ा हो, और उस कंडीशन में बच्चा का श्वास अवरोध हो रहा हो तो शिशु को नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड देकर ठीक करेंगे। ठीक है। आगे है कि रक्त में एसिड की मात्रा को कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन दिया जाता है। समझ गए। तो ये सारे चीज़ें हैं। अब इमीडिएट केयर में आप लोग चाहे तो 5वां पॉइंट में और लिख सकते हैं। 5वां पॉइंट में क्या लिखेंगे कि संक्रमण की रोकथाम करना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें है कि जन्म के तुरंत बाद जो प्री मेच्योर बेबी है, ठीक है, जो समय से पहले बच्चा हो गया है, इसको इन्फेक्शन अटैक करना बहुत आसान बात है। ठीक है। तो इस इन्फेक्शन को खतरे को कम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए जन्म के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, तो संक्रमण की रोकथाम के लिए जो जो चीज़ें आप करेंगे आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है। ये भी हो गया। तो ये हो गया जन्म के तुरंत बाद। 5वां पॉइंट ये हो गया, ये सब लिखिएगा। 6ठा पॉइंट में ये लिखिएगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है। साफ सफाई, साफ सफाई यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है। साफ सफाई में क्या लिखिएगा कि बच्चे जन्म के तुरंत बाद उसे अच्छे से साफ करनी चाहिए। बच्चे को जो है साफ करके बढ़िया से जो है उसे तेल उल लगाना चाहिए। ठीक है। और जितने भी गर्भ वाला जो पदार्थ है, गर्भोदक पदार्थ है, उसको हटाना चाहिए, सिक्रेशन को दूर करना चाहिए, नाक मुंह सबको साफ़ कर देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए, और बच्चे को अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ करना चाहिए। ठीक है। तो ये साफ़ सफाई के लिए 6ठा पॉइंट लिखिएगा। ठीक है। तो यह 6 पॉइंट आप लोग ज़रूर लिखिएगा। 4 तो यहाँ पे मैंने बता दिया, 2 पॉइंट, एक संक्रमण की रोकथाम और एक साफ़ सफाई का ध्यान। यह 2 पॉइंट आप लोग ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने टोटल इंग्लिश में दे दिया है ताकि आप लोग में से जो भी लोग हैं इनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उच्च जोखिम, हाई प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, और हाई प्रेगनेंसी के कौन कौन से जो है परिस्थिति है जहाँ पे हाई प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन सकता है। चलिए हम लोग इसको देखेंगे। या इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे निश्चित करेंगे कि महिला अधिक जोखिम समूह में आती है, उसका नाम लिखें। मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन है, ऐसे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वह आपके जो है हाई रिस्क में पाया जाता है। ठीक है। और ऐसे महिलाओं को जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रहती है उसको बहुत ज़्यादा जो है देखभाल की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, तो देखिए उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, तो ऐसा कुछ गर्भावस्था का समय कंडीशन होता है जहाँ पे हाई रिस्क होता है महिला के लिए। ठीक है। गर्भावस्था में ऐसी जटिलता विद्यमान होना जिनसे गर्भवती स्त्री या गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो अथवा दोनों के जीवन के लिए प्राणघातक हो, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था कहलाता है। देखिए एकदम नॉर्मल सी बातें हैं। देखिए गर्भ अवस्था, ठीक है, तो देखिए गर्भ अवस्था में बहुत सारे जटिलता पाया जाता है। आप लोग को पता है एक्लेम्पसिया, ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया, बहुत सारे समस्या आता है। उन समस्या से होता है कि जो गर्भवती स्त्री है या उसके गर्भ में जो पल रहे शिशु है, चाहे स्त्री हो या शिशु, दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। या फिर दोनों के लिए, प्राण के लिए, जीवन के लिए घातक होता हो, तो वैसा कंडीशन, वैसा स्थिति जो है वह उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था कहलाता है। सभी गर्भावस्था, सभी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें नॉर्मल चीज़ें हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जटिलता है, कुछ कुछ ऐसे स्थिति है जहाँ पे गर्भ अवस्था में महिला या बच्चा या फिर दोनों के लिए प्राणघातक हो सकता है, और वह स्थिति, वह अवस्था जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाला कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब ये तो हो गया, ये चीज़ें को समझ गए आप लोग। अब आगे चलिए, मेरे बात को सुन के मात्र से आप अच्छे कर सकते हैं अगर ध्यान देते हैं तो। जोखिम वाली गर्भ अवस्था की अवस्था, स्टेज ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो कौन कौन सी स्थिति है जहाँ पे प्रेगनेंसी में जटिलता हो सकता है और वह हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ सकता है। अब जैसे ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आएगा, उच्च जोखिम वाला होगा, तो या तो बच्चा के लिए या तो उसके अंदर पल रहे शिशु के लिए घातक हो जाएगा जीवन के लिए। तो यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कंडीशन होने से बचना चाहिए। किन किन कंडीशनों में हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन सकता है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है माँ की आयु 17 वर्ष से कम। कोई महिला है, ठीक है, उसका उम्र 17 वर्ष से कम है। मानिए किसी का
15-16 साल में शादी हो गया, ठीक है, कोई लड़की है उसको 15-16 साल में उसको शादी कर दिया गया, तो 15-16 साल में शादी होगा तो 1-2 साल के बाद उसको नॉर्मली जब शादी के लिए इतना बेचैनी है, शादी के लिए जब इतना जल्दबाजी है कि 15 से 16 साल में अगर उससे शादी कर दी गई तो ऑटोमेटिक है कि बच्चे के लिए भी उसको उतना ही जल्दबाजी हो जाएगा, तो 1 साल के अंदर में उसको बच्चे भी हो जाएंगे। तो क्या होगा, 15-16 में शादी करेगा तो 17 में उसका बच्चे हो जाएंगे। तो इस कंडीशन अगर उसका उम्र 17 साल है तो यह हाई प्रेगनेंसी, और 17 साल में माँ बनना मतलब कहीं ना कहीं उस माँ के लिए भी और उसके बच्चे के लिए, दोनों के लिए यह हाई रिस्क है, ठीक है। 30 वर्ष से अधिक की प्रथम गर्भावस्था। अब देखते होइएगा कि आज के पहले के समय में ये होता था कि लोग 15, 16, 14 साल में शादी कर देता था लड़कियों का, ठीक है। बट अब धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रहा है। अब गांव में भी जो है 18, 20, 21 ऐसे हो रहा है। शहर में तो 25 के आसपास चले जाइए, ठीक है। तो अब होता यह है कि 30 वर्ष से अधिक, अब जैसे मान गए शहर में कोई लड़की है, ठीक है, और वो अपने जीवन करियर के, चूँकि आज के समय में यही हो रहा है कि जीवन करियर के नाम देकर 25 साल 30 साल में जो है शादी करना पसंद करती है लड़कियां सब शहर में, ठीक है, ज़्यादातर मामले में। और ठीक है, खासकर उस परिवार में जिस परिवार में लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट है, जो ना सो करने का छूट है, तो वहाँ पे जो है वो अपने मन से 25-30 कर लेती है, ठीक है। तो दूसरा है कि 30 वर्ष से अधिक की प्रथम जो है गर्भा यानी अल्डरली प्रीमेग्रेविडा। अब होता यह है कि कोई महिला 30 वर्ष में कोई लड़की 30 वर्ष में शादी ही की, ठीक है, 30 वर्ष में शादी की तो उसका सोच आगे वाला है, तो बच्चा भी 2 साल 4 साल के बाद ही करेगी। तो 30 में शादी की और मानिए 34-35 में उसको प्रथम गर्भ वो जो है उसको होगा, मतलब प्रथम बार वो माँ बनने के लिए गर्भ में रहेगी। तो इस कंडीशन में समझिए कि जब वो 30 से जैसे ही पार करती है महिला, तो उसको अगर प्रथम बार वो माँ बनने के लिए गर्भ के पीरियड में है, तो यह भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि उससे पहले उसको कोई आदत, कोई उसका ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। अचानक से 30 वर्ष के बाद उसको ऐसा एक्सपीरियंस आएगा तो यह भी प्रॉब्लम करता है। तो यह भी ठीक नहीं है कि एकदम महिला जो है 30 वर्ष के बाद ही प्रथम बार गर्भ में रहे, और ये भी ठीक नहीं है कि एकदम कम से 17-18 साल में ही जो है प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये भी सही नहीं है। दोनों कंडीशन गलत है। हाई प्रेगनेंसी के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, ठीक है। कुप्रस्तुति कहने का मतलब है माल पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन। अब होता यह है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वह सिर नीचा होना चाहिए, तो सिर नीचा ना होकर सिर ऊपर होता है, ठीक है। तो यही को कुपोजिशन कहते हैं, कुप्रस्तुति कहते हैं, ओके। प्री एक्लेम्सिया है। प्री एक्लेम्सिया कहने का मतलब है, आप लोग को बता चुके हैं कि प्री एक्लेम्सिया में सूजन हो जाता है हल्का हल्का बॉडी में, ठीक है, हल्का हल्का चीनी हो जाता है, समझ गए चीज़ों को, हाइपर टेंशन होता है, बीपी बढ़ा रहता है, तो ये प्री एक्लेम्सिया है, समझ गए। तो इन सब कंडीशन में भी हाई प्रेगनेंसी रिस्क बन जाता है, ओके। पांचवा है प्रसव पूर्व रक्तस्राव, एंटीपार्टम हेमरेज। कोई महिला है गर्भ में है लेकिन उसको प्रसव लेबर यानी बच्चे के जन्म से पहले ही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो यह कंडीशन भी उसके लिए हाई रिस्क में रहता है, ओके। छठा है बहुगर्भावस्था मल्टीपल प्रेगनेंसी। कोई महिला है उसको एक से ज़्यादा बच्चा है, ठीक है, मतलब जुड़वा बच्चा है अंदर, तो उसको भी समस्या आ सकता है। गर्भ अवस्था की विषाक्तता, टॉक्सिसिटी ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कोई विषाक्तता भी जो है आपके प्रॉब्लम कर सकता है हाई रिस्क में, ठीक है। हाइड्रामेनियाज आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। क्षय रोग, मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित महिला, वैसा महिला जिसको टीबी है, जिसको डायबिटीज है, जिसको हार्ट का डिजीज है, तो ऐसे महिलाओं जो है आपके प्रॉब्लम में फंस जाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के, ठीक है। 10 है कम लंबाई वाली महिला। जो महिला कम लंबी होती है उसको भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा रहता है, समस्या होता है। गर्भपात का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एवर्सन। अब कोई भी, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, वह अगर बहुत बार अगर एवर्सन करा चुकी है प्रेगनेंसी से पहले ही, तो फिर उसके लिए बच्चे करना बहुत ज़्यादा दर्ददायक होगा, कष्टदायक होगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होगा। इसलिए गर्भपात का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आपका एवर्सन जो है आप पहले कितना बार करा चुकी हैं, ठीक है, तो ये भी समस्या करता है गर्भपात।
खराब प्रस्तुति इतिहास, बैड ऑब्स्ट्रक्टियल हिस्ट्री, आपका पहले का जो प्रस्तुति है, जो प्रसर्व है, वह इतिहास बहुत ज़्यादा खराब है, सही नहीं है आपके जीवन में, तो यह भी आपके बनता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। ओके। 13 है पिछला शिशु जन्म सिजेरियन सेक्शन व चिमटी प्रसर्व द्वारा। आपका जो बच्चा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ सकता है अब जब आपके पिछला बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ हो, मतलब सर्जरी के द्वारा, या फिर फॉरसेप्स डिलीवरी के द्वारा यानी चिमटी प्रसर्व के द्वारा, तो यह दोनों कंडीशन आपके लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन सकता है। ठीक है, तो यह 13 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, अच्छे से बता दिया। अब आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है।